चलिए राहुल जी बताइए सभी को, अब आवाज आ रही है? हमने क्या कहा मेरे दोस्त, फिर से देख लीजिए। 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत अगर 20 है तो मेरे दोस्त इन सभी के आयु का योगफल क्या हो जाएगा, प्राप्तांकों का योगफल क्या हो जाएगा, 200। करे यदि एक समूह में से छात्र निकल जाए, एक छात्र निकल जाएगा, इसका मतलब अब 9 छात्र बच जाएंगे। और मेरे दोस्त आयु बढ़कर 21 वर्ष हो जाती है, तो 21 नवा कितना, 189। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि बताओ 200 में से 189, यानी आप कहेंगे कि सर 11 साल वाला लड़का जो है ना बाहर गया था। 11 अंक वाला लड़का क्या हुआ था, बाहर गया था। फिर से सुनिएगा, 10 छात्रों का औसत अगर 20 है, इसका मतलब टोटल अंक 200। एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है, अर्थात 21 गुना 9 बराबर 189। 189 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल वाला आउट हुआ। और कह रहा है पुनः एक छात्र शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। तो देखो भाई, एक जब शामिल हो गया तो फिर 10 हो गए, और 10 हो गए तो 10 का एक एज क्या हो जाएगा, 206। अब बताइए, अभी एज कितना था, 189, और अब हो गया कितना, 206, यानी 17 साल वाला व्यक्ति आ गया। सुनिएगा, यहां गया था कितना, 11 साल वाला, यहां आया कितना, 17 साल वाला। तो हमसे कह रहा है समूह से बाहर गए छात्र अर्थात 11 साल वाला, और समूह में नए शामिल छात्र अर्थात 17 साल वाला। कह रहा है कि प्राप्तांक का औसत क्या है, औसत कह रहा है तो 11 जोड़ 17, अब बटा कितना, 2, बटा कितना 2। अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 28 बटा 2, और 28 बटा 2 का मतलब होता है कितना, 14, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। रेखीय समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 6 और px प्लस 2y बराबर 5 के जोड़ों को कोई परिमित हल नहीं होगी। देखिए कल हमने कहा था आपको, परिमित हल नहीं होने का मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू मेरे दोस्त c1 बाई c2 होता है। ये कंडीशन होता है किसके, परिमित हल नहीं होने, यानी एक भी हल नहीं होने के। तो अगर हम बात करें a1 के जगह पे देखो कितना है, 3 बटा a2 के जगह पे कितना है मेरे दोस्त, p बराबर a2 के जगह पे आप रखेंगे 1, और b1 के जगह पे 1, और b2 के जगह पे आप 2 रखेंगे, यानी p का जो वैल्यू होगा 3 दूना कितना, 6। अगर p का मान 6 हो जाए तो इस समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं होगा। 6 के अलावा अगर कोई भी होगा p का वैल्यू तो उसका हल होगा। क्लियर है? यानी इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है मेरे दोस्त, बोलिए हाँ या ना। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखो भाई, एक ठोस घन है, ये घन है आपका, इसके भुजा की लंबाई अगर 7 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 7 का क्यूब, यानी हो जाएगा 300 कितना, 43। कह रहा इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। शंक्वाकार काट के इसका हाइट कितना है मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर, और ये इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका आयतन लिखेंगे तो 1/3 पाई 22/7 रख दे आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच के वैल्यू 7, यानी 7 से 7 खत्म, 3 का 9, 22 तिया कितना 66, यानी 22 तिया कितना 66। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाल ली जाती है, यानी टोटल आयतन हमारे पास 343 था, उसमें से 66 को काट के अलग कर लिया, तो बचाइए रेस्ट कितना बच जाएगा, 66 घटा लीजिए, 13 में से 6 घटेगा 7, 13 में से 6 घटेगा 7, और 277 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से इसको काटा गया है, काट कर निकाला गया, तो काट कर निकाला गया तो आप कहेंगे सर कितना, 277 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24। अच्छा एक चीज बताइए, समचतुर्भुज में कंसेप्ट आप सभी के पास है कि मेरे दोस्त चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसका एरिया की अगर बात की जाए तो इसका एरिया जो होता है ना, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू क्या, d2 होता है।
एरिया 24 दिया हुआ है, तो आप देखिए एरिया के जगह पे 24 रखोगे तो 24 दूना कितना 48 बराबर हो जाएगा d1 इंटू क्या d2 के, d1 इंटू d2 के। और फिर क्या कर रहा है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग दिया हुआ है, यानी d1 प्लस d2 दिया हुआ है, d1 प्लस d2 आपका 14 दिया हुआ है। देखो तो अगर इस 48 को तोड़ दे 8 गुना 6 में, 8 गुना 6 में, तो देखो 8 छक्का 48 और 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, यानी आपका d1 जो होगा आपका 8 हो जाएगा और d2 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। d1 का वैल्यू 8 हो जाएगा और d2 का वैल्यू क्या 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त भुजा की लंबाई, हमसे क्या पूछा है भुजा की लंबाई। अब समझना, अगर ये विकर्ण 8 है तो समद्विभाजित करेगा तो ये ऊपर कितना 4, अगर ये 6 है तो ये समद्विभाजित करेगा तो कितना 3, यानी इस प्रकार से आपका आ गया 90 डिग्री, यहाँ 3 और यहाँ कितना 4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात कितना 5 सेंटीमीटर। इस सवाल का परम सत उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कह रहा है n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 30 एक अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या यानी इस या ये पूरी की पूरी जो संख्या है ना, ये प्राइम नंबर है। अगर हम कहें n का मान 1 पुट करते हैं, देखो n का मान 1 पुट करने पर, n बराबर 1 पुट करने पर 1 का क्यूब 1 माइनस 8 प्लस कितना 20 माइनस 13। अब आप देखिए 13 8 21 और 21 जीरो आ गया ना मेरा दोस्त, यहाँ क्या आ गया जीरो आ गया, तो जीरो तो प्राइम नंबर है नहीं। n का मान अगर हम 2 पुट करते हैं, n बराबर 2, तो n बराबर 2 तो 2 के पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 32, अब प्लस कितना 20 दूना 40 माइनस 13। देखिए अगर हम बात करें 48 हो गया और 32 और 13 45 हो गया, यानी ये 3 आ गया, ये प्राइम नंबर है आपका। तो n का मान अगर आपने 2 रखा तो प्राइम नंबर आ रहा है। अब n का मान अगर हम 3 रखें तो देखो तो 3 के पावर 3 मेरे दोस्त कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 कितना 72, क्लियर है, 20 दिया कितना 60 और माइनस 13। अगर हम बात करें 27 और 60 तो 87 हो जाएगा, 87 में से 85 घटेगा तो आपका 2, और 2 भी आपका क्या है प्राइम नंबर है। अगर हम n का वैल्यू 4 पुट करें, n का वैल्यू क्या 4 पुट करें, n का मान अगर 4 हम पुट करें तो देखो 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब कितना 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 कितना 128 से, फिर आप करेंगे 4 रखेंगे तो 20 चौका कितना 80 और माइनस कितना 13। आप देख लीजिए 64 और 80 कितना हो गया 144 माइनस ये हो जाएगा कितना 141। ये अगेन मेरे दोस्त 3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, रिपीट कर रहा है। अब अगर n का मान 5 अगर एक पुट कर लेते हैं तो देखो 5 का क्यूब कितना 125, 5 का स्क्वायर 25 8 कितना 200 प्लस कितना 100 अब माइनस कितना 13। अब देखो 125 और 225 हो गया, अब माइनस ये हो जाएगा 213, ये मेरे दोस्त 12 आ गया। अब देखो होगा क्या कि n के मान 5 रखने पर, n के मान के 5 से ज्यादा वैल्यू रखने पर ये कभी भी प्राइम नहीं बनेगा। हमारे पास प्राइम कहाँ कहाँ बना देखिए, n का वैल्यू 2 रखने पर, n का वैल्यू 3 रखने पर और n का वैल्यू 4 रखने पर। n का मान 2, n का मान 3 और n का मान 4 हमने रखा तो ये संख्या जो लिखी हुई है n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13, ये एक प्राइम नंबर मिल रहा है। इसका मतलब इस सवाल का परम सत उत्तर 1 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बोलिए मेरे दोस्त हाँ या ना। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इस प्रकार से है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के दो असमान और वास्तविक, आपको पता है कि मेरे दोस्त ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स यहाँ अल्फा और बीटा होंगे तो आपको पता होना चाहिए पहला कंडीशन, यानी कि अब मूल वास्तविक तथा असमान कब होते हैं? तो असमान होते हैं कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन क्या हो, 0। दूसरा केस बनता है मेरे दोस्त, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और तीसरा, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या, 0। ये 3 केस पढ़ना है आप सभी को, ये 3 केस पूछा जाता है। अब समझना, दो असमान और वास्तविक मूल, असमान और वास्तविक यानी बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस क्या, 4 इंटू ए इंटू सी। तो ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे के है, ठीक है। तो आप कहेंगे के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान समझना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बराबर क्या, ग्रेटर देन 0। अब सुनना मेरे दोस्त, यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करें तो k इन कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब सुनना, अगर हम बात करें k का वैल्यू 4 रखिए, 4 से अधिक रखना, तो 4 से अधिक रखोगे 5, तो 5 गुने 5 में से 4 घटेगा 1 यानी ग्रेटर देन 0, यानी k का वैल्यू ग्रेटर देन 4 एगो तो होगा। लेकिन अगर k का वैल्यू हम -1 रखते हैं, k ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 0 से बड़ा 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 0 से बड़ा 4 से बड़ा रखेंगे तो आएगा। अब k का वैल्यू अगर लेस देन 1 करते हैं, समझना, -1 रखते हैं तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, -5, और ये अब देखिए +5 आ रहा है क्या, जो कि बड़ा हो रहा है क्या, बड़ा हो रहा है 0 से। इसका मतलब k का वैल्यू एक तो ग्रेटर देन 4 होगा, लेकिन k आपका लेस देन क्या, 1 होगा। k लेस देन 1 होगा, किस ऑप्शन में है देख लीजिए कि k ग्रेटर देन 4, k ग्रेटर देन 4 और k लेस देन 1 नहीं, 0 आप कहेंगे, 0 माइनस में रखा है ना तो 0 कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द परम सत उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। देखो k का वैल्यू हमने -1 रखा है ना, माइनस में रखा है, आप -2 भी रख सकते हो, तो -2 इंटू -6 तो 12 ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी आएगा। इसका मतलब ये होगा कि k का जो वैल्यू होगा आपको 4 से बड़ा भी हो सकता है और k का वैल्यू 0 से क्या छोटा हो सकता है, 0 से क्या छोटा हो सकता है। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, और कोई भी वैल्यू रख लो, के 0 से बड़ा रख, 0 से छोटा रखना, यानी अगर मान लो -5 रखते हैं तो -5 इंटू -5 और -4 -9, तो देखिए 9 5 है कितना, 45, और 45 ग्रेटर देन 0 है क्या, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी k का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है और k का वैल्यू ग्रेटर देन क्या, 4 हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, एक किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। समझना, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु है, सुनना, जिसके आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। देखो भाई, ऊंचाई की आधी है, ऊंचाई अगर हम r मान लेते हैं ना तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r/2। हमने हाइट को ही मान लिया, हाइट को ही मान लिया कितना, r, हाइट को r माना, तो भाई इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऊंचाई की आधी। कर एक गोलार्ध के आयतन के बराबर, एक गोलार्ध है, ये अर्धगोला है, इसके आयतन के वॉल्यूम इसका बराबर, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r²/4 इंटू क्या, r, ठीक है, इंटू r बराबर, इसका आयतन लिखेंगे आप 2/3 पाई r3, और r यहां हम लिख देते हैं अर्धगोला, ठीक है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या, r। तो कह रहा शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, शंकु और गोलार्ध, ध्यान समझना, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। क्लियर है। अब देखिए तो r³ अब बराबर, अब बटा r³, इसको हम ला देते हैं नीचे, बराबर 4 दूना कितना, 8/1 हो जाएगा। बोलिए होगा क्या, मेरी बात समझ में आ रही है। r³ अब बटा r³ कैपिटल R³ बराबर आप लिखेंगे 4 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 दूना 8/1, यानी स्मॉल r बटा कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा क्यूबिक रूट 8/1, और क्यूबिक रूट 8/1 का मतलब क्या, 2:1, 2:1। कहने का मतलब हुआ कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग, देखो भाई कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षण यानी नंबर ऑफ टर्म्स 15 है का योगफल इतना दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें एवरेज निकालने की तो एवरेज हो जाएगा 434 प्लस एक्स अब बटा कितना 15, यही ना एवरेज होगा। और हमसे कह रहा है यदि आंकड़ों का माध्य x है यानी एवरेज x दिया हुआ है तो x बराबर 434 प्लस एक्स बटा क्या 15, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 15x में से x घटेगा कितना 14x बराबर कितना 434। तो बताइए x का वैल्यू 14 तिया 42, 14 इकाई 14 यानी 31, x का मान हो जाएगा 31 इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। बताइए क्या मेरे दोस्त आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि समझ रहे हैं या नहीं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? राहुल जी, जैकी जी, बता दीजिए एक बार। सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा तगड़ा है आज, अच्छा सवाल है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, अब इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का है। अगर मैं बात करूं 10 साइन के पावर 4 अल्फा, देखो भाई हम लिख देते हैं 10 साइन के पावर क्या 4 अल्फा अब प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फा बराबर 6 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, इसका वैल्यू हमको पूछा गया है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो ध्यान समझना, जहां भी साइन के पावर 4 अल्फा या साइन के पावर 6 अल्फा भी आएगा या साइन के पावर क्यूब अल्फा भी आएगा और कॉस भी रहेगा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस क्यूब अल्फा, अगर ऐसा कहीं भी सवाल आपको मिले ना, ऐसा कहीं भी सवाल आपको मिलता है तो मेरे दोस्त आपका एक ही तरीका होता है और हम एक ही चीज जानते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक समझना कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पावर चाहे कुछ भी हो जाए, पावर 6 हो, पावर 8 हो, पावर 10 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप एक ही चीज याद रखना कि सर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो होता है। ठीक है, अब समझिए अगर यहां पर मेरे दोस्त 6 है तो 6 से भाग देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा क्या, इसके बराबर हो जाएगा। यहां भी 6 से भाग देंगे, यहां भी 6 से भाग देंगे। अगर हम बात करें 2 से 3, 2 से 5 और 2 से 3, यहां काटिए 3 से 5 और 3 से कितना 2, यानी आप कहेंगे कि सर 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। एक चीज बताओ, अगर हम बात करें 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा तो देखिए तो 5/3 साइन के पावर 4 अल्फा हो जाएगा। अब प्लस यहां हम कह देते हैं 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 लिखा जा सकता है। 6/6 तो 1 हो गया। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें मेरे दोस्त इसका वैल्यू अगर हम 1 मान लें, क्या मान लें 1 मान लें, और इसका भी वैल्यू हम 1 मान लें तो देखो तो 1 गुने साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है। अगर इसका वैल्यू 1 है तो अब बताइए 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आप 1 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आप क्या लिखेंगे 3/5। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2/5, पलट जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, अगर हमसे 27 कोसेक के पावर 6 अल्फा पूछा है तो आप ऐसे कह सकते हैं 27 कोसेक स्क्वायर अल्फा के पावर 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा के पावर क्या 3। अब देखो 27 तो ये रहेगा कॉसेक अल्फा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जब बात करोगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर जब 3/5 आया है तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा यही चीज होगा लेकिन पलट जाएगा, यानी अब 5/3 तो 125, 5 का क्यूब अब बटा कितना 3, 3 का क्यूब कितना 27 लिखोगे। अब प्लस 8 इंटू सेक के जगह पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2/5 है तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा कितना 8, 125/8, 5 का क्यूब कितना 125।
8 से 8 खत्म, 27 से 125 और 125 कितना 250। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस के पावर 4a और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो भाई साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर हम बात करें साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, इसको इस साइड लेकर चलेगा तो ये हो गया मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या साइन ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या साइन ए। अगर हम बात करें कि कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए आ गया तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम साइन ए पुट कर दें, प्लस अगर cos के पावर 4a है इसको स्क्वायर करोगे तो cos के पावर 4a बराबर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। होगा क्या बोलिए, तो cos के पावर 4a बराबर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, यानी इसी का ना वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू देखो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ है, यानी इस सवाल का परम सत्य उत्तर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ए। ऑप्शन नंबर क्या ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त, बताइए समझ में आ रहा है क्या, बता दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखना क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना। ध्यान नहीं दोगे तो मामला फंस जाएगा। 2-3 कंसेप्ट है, आप उसको सीख लोगे। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ क्रमशः 3 भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। बी और डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती है, डी ई और सी एफ एक दूसरे को वाई पर काटती है। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्त। क्या होता है, अगर ये एक त्रिभुज है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जैकी जी कह रहे हैं सर कुछ टाइम दीजिएगा लिखने के लिए। ओके मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है जैकी जी, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लिख रहे हैं, कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुई, ठीक है। चलिए, नहीं तो आजकल के विद्यार्थी जो है ना लिखते कम है, ठीक है, बस वीडियो देखते हैं और हो गया काम उनका, जबकि आप लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है। आ जाइए, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ। देखो भाई, अगर कोई भी त्रिभुज होगा तो अगर मान लो कि यहां ए बी सी है और इसका मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। आपको पता है कि सर अगर ये मध्य बिंदु है तो इस रेखा की लंबाई या इस रेखा की लंबाई या इस रेखा की लंबाई, यानी इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई इसकी आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। इसकी लंबाई इसकी आधी होगी और इसकी लंबाई जो होगी इस रेखा की आधी होगी। क्लियर है? ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं दूसरे कंसेप्ट की ओर, तो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा की अगर बात हम लोग करें, दूसरा कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या कहता है, सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कि डी ई और एफ आपका मध्य बिंदु है, डी ई एफ अगर आपका मध्य बिंदु है तो डी से सी को मिलाएंगे। डी से किसको मिलाएंगे? सी को मिलाएंगे। डी से सी को मिलाएंगे मेरे दोस्त, डी से सी को मिलाएंगे। डी मध्य बिंदु है, डी से सी को मिलाइए और बी से एफ को मिलाइए। देखो मेरे दोस्त, इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या? माध्यिका। और इसको भी क्या कहेंगे? माध्यिका। ये दोनों माध्यिका यहाँ कट कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज का भी अगर फॉर्मेशन हम कर दें तो इस त्रिभुज का माध्यिका यहां तक होगा, ये वाला लेंथ यहां से लेकर यहां तक, और इस त्रिभुज का भी माध्यिका यहां से यहां तक होगा। अगर ये भी माध्यिका मिला दें तो इस त्रिभुज की माध्यिका क्या हो जाएगी? ये वाली होगी। क्लियर है?
अब समझना, माध्यिका कहने का मतलब, अगर बाहर में आपका एक त्रिभुज बना हुआ है और इसकी माध्यिका हमने खींची हुई है, तो जो अंदर त्रिभुज बनेगा यानी मिड पॉइंट को मिलाने पर, तो ये जो रेखा यहां तक होगी, ये जो रेखा यहां तक होगी, ये जो रेखा यहां तक होगी, सुनिएगा, ये रेखा जो यहां तक होगी, ये रेखा जो यहां तक होगी और ये रेखा जो यहां तक होगी, ये सब क्या कहलाएगी? इस छोटे वाले त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। इस सब छोटे वाले त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। अब देखना सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल पे आते हैं। त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है, ए बी और सी है, ठीक है। अब कह रहा है कि तीन भुजा ए बी बीसी का मध्य बिंदु है डी, यहां डी है, ठीक है, यहां आपका ई है मेरे दोस्त, और यहां आपका क्या है? एफ है, ठीक है, यहां आपका डी है, ठीक है। अब सुनिएगा, कह रहा है बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स पर काट दिए। देखना, बीई और डीएफ, बीई और डीएफ, बीई बीई माध्यिका हो गई क्या? अच्छा ये बताओ, बी माध्यिका हुई और डीएफ, डीएफ तो माध्यिका नहीं हुई, डीएफ आपका माध्यिका नहीं हुई, लेकिन ये एक दूसरे को कहां पर कट की है? एक्स पर, ठीक है, एक्स पर कट की है। अच्छा अब देखिए, फिर कह रहा है डीई और सीएफ, डीई और सीएफ, डीई यहां से मिला दिए और क्या? सीएफ, डीई और सीएफ, डीई और सीएफ, सीएफ का मतलब ये, ठीक है, ये एक दूसरे को y पर कट कर दी। तो हमें पूछ रहा है इस एक्स वाई की लंबाई, ये रेखा की लंबाई, सुनिएगा, इस रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, इसको काहे छोड़े हम लोग, और हमसे पूछ रहा है इसकी लंबाई। अच्छा एक चीज बताइएगा, अभी जो हमने बताया उसके बेस पर अगर मेरे दोस्त ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में अगर एफ और ई मिड पॉइंट है, तो इसको जब हमने मिलाया तो इस रेखा के लंबाई का ये आधा होगा, आधा होगा, यानी टोटल ये BC है तो ये हो जाएगा BC बाई क्या? 2 होगा, बोलिए, BC बाई 2। अब देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, जब FC माध्यिका थी तो ये भी आपकी माध्यिका है और ये भी आपका क्या है? माध्यिका है, तो ये मिड पॉइंट होगा और ये भी मिड पॉइंट होगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें, इस त्रिभुज में, तो इस वाली रेखा की लंबाई इसकी क्या? आधी होगी, आधी होगी क्या? ये अगर BC बाई 2 है तो ये कितना होगा? तो BC बाई 2 का आधा यानी BC बाई क्या? 4, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर क्या? C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। बोलिए क्या समझ में आया? बोलिए मेरे दोस्त, क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? ये सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में रहने की प्रबल संभावना है। बताइए क्या समझ में आया है? हर चीज को हमने डील किया है, हर एक कंसेप्ट को हमने बताया है। ये दोनों कंसेप्ट यदि आपके पास रहेगा तो सवाल आप बहुत बेहतरीन तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है, तो हमसे कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या? आपको पता है कि सेक थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे दोस्त होता है 1। आप सभी को भी जानते हैं ये कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा टूट जाता है और ये टूटता है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, और ये होता है मेरे दोस्त 1 के बराबर। अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 1 बटा इतना, और अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए 1 बटा ये वाला वैल्यू। क्लियर है? तो आप सभी को पता है, जैसे हमें क्या है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 12.5 दिया है, ये 12.5 दिया हुआ है, 12.5 इंटू ये आपका दिया हुआ है मेरे दोस्त सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना? 1। तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कितना? 12.5 के, और यहां से हटा के यहां से हटा दीजिए। क्लियर है? अगर हम बात करें तो 2 शून्य यहां बैठा देते हैं, ठीक है, यहां भी 2 शून्य बैठा देते हैं, तो 125 8 1000 हो जाएगा। तो 8 बार में कैंसिल होगा, तो 8 बटा 100, यानी 8 बटा 100 का मतलब हो गया 0.08, यानी ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नोट आपको करना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है कि सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर अगर x होगा, अगर x होगा तो सेक थीटा
माइनस प्लस टेन थीटा बराबर होता है किसके, 1/x के। सीधे पलट जाएगा। देखो यहाँ प्लस देगा तो माइनस और माइनस देगा तो क्या, प्लस। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा कि सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर 100, तो सेक थीटा का जब मान अगर आपसे पूछ जाए तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या, 2x। और टेन थीटा का जब मान आपसे पूछता है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। और ऐसा ही सेम कंसेप्ट आपका कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा में भी बनेगा। सेम का सेम कंसेप्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी बनेगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इस समीकरण का रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, यानी आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना, -2/1, यानी +2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी -1/a, यानी -1 हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो द्विघात समीकरण यदि बनाना हो तो आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर पहला मूल, दूसरा मूल बीटा का स्क्वायर इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर कितना, 0 लिखा जाता है। ये चीज पता है ना सभी को। अब ध्यान से सुनना, ये एक्स स्क्वायर तो मेरे दोस्त रहेगा और यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या, होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। और यहाँ x रहेगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या, होल स्क्वायर बराबर 0। अरे ये दोनों का पावर 2 है तो हमने 1 रख दिया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, माइनस 2 गुने कितना, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, -1, तो -1। ठीक है, इंटू एक्स, अब प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा -1 है, -1 का क्या, होल स्क्वायर बराबर 0। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6x, अब प्लस कितना, 1 बराबर 0। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, अगला सवाल इस प्रकार से है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। खाली हौद में इनलेट पाइप को शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी से भरने और खाली करने में 1-1 घंटा के लिए लगाए जाते हैं। 1-1 घंटा के लिए, ठीक है, 1-1 घंटा के लिए लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं या लगाए जाते हैं। इनलेट पाइप खाली हौद को भरने में 11.25। अच्छा 11.25, इसका मतलब कितना हो गया, अब 11.25 यानी ए है इनलेट पाइप भरने वाला और बी है आपका क्या, आउटलेट पाइप बाहर निकालने वाला, यानी माइनस। ठीक है, अगर ये 11.25 लेता है तो आप कहेंगे 11.25/100, यानी 25 चौका 100, यानी 11 चौक 44, 45/4 घंटा। ये 45 बटा कितना, 4 घंटे में भरता है। और दूसरा मेरे दोस्त क्या करता है, 22.5 घंटा, यानी 22.5 का मतलब हो गया बटा 10 कर दे। बोलिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 से इसको काटिएगा, 5 चौका 20 और 50 25, 45/2 घंटा। ये 45 बटा कितना, 2 घंटे में खाली करता है। ये भरने वाला है और ये क्या, खाली करने वाला। अगर हम बात करें 45 और 45/2, यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम 45 तो 45, नीचे वाले का एलसीएम तो 2, यानी टोटल हमारे पास कार्य क्षमता आ गया कि टोटल वर्क कितना आ गया, तो 45 आ गया। क्लियर है। बोलिए मेरे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आया। 45/4 और ये 45/2। अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो यहाँ इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी अपेक्षा ये क्या है, आधी है ना जी। देखो ना 45/2 है, ये 45/4 है, तो अगर इफिशियंसी निकाले तो 45/4 इंटू यहाँ 45 और यहाँ चला जाएगा कितना, 4, 45 से 45 2, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 1। सुनिएगा, ये 2 और 1 मतलब समय का ही रेशियो हुआ, ये तो इफिशियंसी का रेशियो पलटेगा ना। इफिशियंसी का रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा, इफिशियंसी लिख रहे हैं, ठीक है, इफिशियंसी लिख रहे हैं, इफिशियंसी
तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, पलटेगा ना, ये टाइम दिया हुआ था तो इफिशियंसी उल्टा होता है। आप देखिए ना, ये समय से ये समय क्या है, इसका ये क्या है, आधा है, इसका ये क्या है, आधा है, नहीं इसका क्या है, ये आधा है, आधा है कि नहीं आधा है, देख लो, इसका ये क्या है, आधा, आधा समय, यानी इसको इफिशियंसी इसका 2 गुना और इसका कितना, 1 गुना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझिएगा, इस समय का ये समय क्या है, आधा है, कम है ना, ये आधा है, इसका समय कम है और इसका समय कम है, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, तो 2:1 इफिशियंसी हो गया। अब समझिए, कह रहा है 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, तो देखो तो 2/1 कितना, 3 भाग, 3 भाग भरा जाएगा, सॉरी 2/1 3, 2 भाग हो गया, 1 भाग ना हो गया मेरे दोस्त, यहाँ 1 भाग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, खाली करने वाला है, ये क्या है आपका, खाली करने वाला है, ये क्या है आपका, खाली करने वाला। तो 1 भाग खाली होता है कितने में, आप कहेंगे सर 2 घंटे में, 2 घंटे में। अब देखो, जो ये खाली करने वाला है ना, इसको घटाया जाता है, इसकी इफिशियंसी को घटा लो, तो घटाने पर तो दशमलव में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसके नज़दीक तक पहुंचते हैं हम, सबसे पहला काम क्या होगा, उसके नज़दीक तक हम पहुंचेंगे। तो अगर हम बात करें, हम 21 से गुना कर दें, 21 से गुना यहाँ भी कर दे, तो 21 गुना कितना, 42 घंटा में 21 भाग भर जाएगा, 21 भाग भर जाएगा। देखिए 42 घंटे में अगर 21 भाग भर जाएगा मेरे दोस्त, 42 घंटे में 21 भाग, इसका मतलब आपको अब कितना भाग भरना है, 1.5 भाग भरना है। ये कितना है, 22.5 है ना, 22.5 है ना, तो 21 भाग भर गया कितना, 42.5 घंटा में, 21 भाग भर गया अगर 42 घंटा में, तो और आपको 1.5 भाग भरना है, 1.5 भाग। ये 2 भाग भरता है 1 घंटा में, 2 भाग भरता है 1 घंटा में, तो 1 भाग भरेगा 1/2 घंटा में, इसलिए 1.5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 1.5, ये काट लीजिए, तो ये हो जाएगा बट्टा 10 कर दे क्या, यहाँ से हटा लीजिए, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3/4, और 3/4 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 15 तिया 45 मिनट, यानी 45 मिनट और लगेगा, और 45 मिनट और लगने का मतलब 42 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। एक 43.5 मीटर लंबे 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला प्रारंभिक स्थिति शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो भाई क्या है, ये इस प्रकार एक है, लंबे टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है। देखो भाई, अब क्या है, यहाँ एक महिला खड़ी है, यहां से देखती है ना, तो ये एंगल होता है कितना, समझिएगा, ये 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि मेरे दोस्त ये 60 डिग्री है, तो ये आपका √3 होगा, ये आपका 1 होगा। अब देखना क्या होता है, कह रहा है कि इधर बढ़ी और ये 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका पूरा यहां से यहां तक कितना, √3। अब देखो मेरे दोस्त, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों आपका सेम है, और ये जैसे ही आपका दोनों सेम है तो आप कहेंगे सर दोनों का हाइट बराबर कर दीजिए, तो इसमें √3 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, और ये भी √3 है, यहाँ √3 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सुनिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 था, और ये आपका 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 2 होगा। बोलिए 2 होगा। अब कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली, इसी 2 का वैल्यू निकालना है। देखो √3 का वैल्यू जो था ना, √3 का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 43.5, 43 कितना 5, 43 कितना 5, सुनिएगा 43 कितना 5, 1 का वैल्यू क्या होगा, 43.5 बटा कितना, √3, इसलिए 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 43 दूनी 46, 86, 87 बटा √3। देख लीजिए आंसर, 87 बटा √3 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब √3 से गुना ऊपर, √3 से गुना नीचे, तो ये हो जाएगा 3 से 29 या 87, 29 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपका क्या है, समझिएगा।
अगला क्वेश्चन है 2x के पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 994 बचता है। देखो x माइनस 2 का वैल्यू 0 अगर करोगे, x माइनस क्या 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। अब खाली वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर m प्लस 1। ये कैसे हमने कर दिया, ये चीज देखना। 2 इंटू 2 के पावर m करोगे तो ये पावर 1 है और ये पावर बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर m प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 के पावर m प्लस 1। अच्छा, यहाँ x का वैल्यू 2, तो 2 के पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना 12 और ये माइनस 26 बराबर 994 आपका शेषफल बचा हुआ है। अगर हम बात करें 4 हो गया, यहाँ माइनस 4 माइनस 30 जुड़ जाएगा, यानी 2 के पावर m प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10 100 कितना 24। और आपको पता है 2 के पावर m प्लस 1 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 10, और 2 के पावर 10 लिखेंगे, देखो तो बेस का मान बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी m प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा कितना 10। तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। 9 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। कुछ आंकड़े 2x 7 3y और 9 का माध्य 6 है। x और y नियतांक है। देखो भाई इसका माध्य क्या है 6 है, तो 2 और 7 9 3 12 12 9 21 और 6 कितना 27। देखो 27 अब प्लस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब बटा बराबर कर देते हैं। बराबर कै वो है 3 3 6 1 7, और माध्य अगर ये दिया है तो 7 6 का कितना 42 हो जाएगा। बोलिए इन सभी संख्याओं का योगफल जो होगा 7 अगर संख्या है तो 7 गुना 6 अर्थात कितना 42। तो बताइए x प्लस वाई बराबर आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त 15। 42 में से 17 घटेगा तो कितना 15। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब सुनिएगा, कह रहा है जहां x और y नियतांक है उसको 3x प्लस 1, देखो जहां x है यानी 2 था उसको जो कहते हो, और x को लिखना है क्या 3x प्लस 1, फिर 7, उसके बाद 3, उसके बाद y को लिखना है y प्लस क्या 3, और उसके बाद लिखना है 9, और उसके बाद 6 को प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है। माध्य कितना 2, यानी पहले का माध्य अगर 6 था तो अब का माध्य कितना 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि 8 साथे कितना 56, अब योगफल 56 हो जाएगा। नहीं क्या 8 कई गो संख्या थे 3 3 6 1 7, यानी 8 साथे कितना 56। अब हम बात करें तो 2 और 7 कितना 9, 9 और 3 12, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 और 6 16 और 6 22 और 9 कितना 31, 3 31, देख लीजिए फिर से 2 1 3, 3 और 7 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 9 25 और 6 31। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा 3x अब प्लस वाई, 3x प्लस क्या वाई। अच्छा एक चीज बताइए 3x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह आपका आ जाएगा कितना 56 में से 31 घटेगा तो 5 25। अब देखो भाई 3x प्लस वाई का वैल्यू आपका आ गया कितना 25। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर कितना माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल कराइए, x का वैल्यू कितना 5। इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर स्थित है। देखो भाई ये त्रिभुज है, समझिएगा, अच्छा सवाल है समझना। कह रहा त्रिभुज एबीसी में क्या है डी और ई, यहां लिख देते हैं डी और ई, यहां डी है और यहां क्या है ई है। डी और ई एबी और एसी भुजाओं पर स्थित है। डी आधार बीसी के समानांतर है। एक चीज बताइए, ये जैसे ही समानांतर हुआ तो ये त्रिभुज ADE और ABC क्या समरूप होगा?
अरे यहाँ का एंगल मेरे दोस्त ये एंगल के बराबर, यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर, और ये दोनों में कॉमन, तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हो गए तो आप कहेंगे ना कि त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और दोनों समरूप हो जाएंगे, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा मेरे दोस्त वह क्या होगा, बराबर होगा। अब सुनिएगा, कह रहा है ओ बी और सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखो डी आधार बी सी के समानांतर है, बिल्कुल सही करा। ओ बीई और सी डी, देखो बीई और क्या सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, ओ है। ठीक है, कह रहा है एडी अनुपात डीबी। देखो ये दिया हुआ है आपका कितना, 3, और ये आपका दिया हुआ है कितना, 4। 3:4 है। अच्छा एक चीज बताइए, टोटल कितना हो गया, 3/7 हुआ क्या? अरे ये आपका सॉरी 4 3 है ना, एडी ये 4 है और ये मेरे दोस्त आपका 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और ये 3 है। इसका मतलब हमने कहा था कि पहले तो मेरे दोस्त ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। सुनिएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो ये एडी 4 और ए बी 7, 4 और 3 7। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 4 होगा और ये आपका क्या, 7 होगा, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, यानी ये 4 अनुपात और ये क्या, 7 अनुपात। अब ध्यान देना, कह रहा है हमको डीओ और डीसी का अनुपात है, डीओ और डीसी का रेशियो। ठीक है, एक चीज समझना, अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज की बात करते हैं, और फिर ये त्रिभुज हो गया एक, और दूसरा ये त्रिभुज की बात करें, ये। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल दोनों में शीर्षा भूमि कोण से बराबर होगा क्या, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा क्या इस एंगल के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, फिगर थोड़ा सा बना लेना, बस खाली फिगर बना लेना, सवाल आपका बन जाएगा। अब देखो यहां हम बना लेते हैं डी, ठीक है, यहां बना लेते हैं ई, और यहां बना लेते हैं ओ, और यहां देखिए मेरे दोस्त क्या बना लेते हैं, बी। सुनना, अब देखो डी किसके बराबर था, ये वाला डी जो है किसके बराबर था, सी के ना, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ आपका बी हो जाएगा, और यहाँ आपका ओ हो जाएगा। देखिए ये इसके बराबर, डी जो है सी के बराबर, डी जो है सी के बराबर, और ये वाला इसके बराबर। तो आप कहेंगे कि जब त्रिभुज के दोनों तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो आप कहेंगे ना कि ये दोनों त्रिभुज आपस में फिर से समरूप हो गए। और समरूप होंगे तो ध्यान समझिएगा, समरूप हो गए तो बात खत्म। देखो तो डीई कितना था, डीई आपका 4 था, और बीसी कितना था, बीसी आपका 7 था, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी आपका क्या 7, और ये भी आपका 4, और ये भी आपका 7 होगा क्या, बोलो। जैसे समरूप त्रिभुज हुआ तो संगत भुजाओं का 4/7 इसका रेशियो, तो इन दोनों का भी रेशियो 4/7, इसका भी रेशियो क्या 4/7 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि अगर ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो गया, अनुपात बराबर हो गया 4:7 के, तो सुनना ओडी कितना आया, ओडी कितना 4, ओडी कितना आया 4, और ओसी कितना आया, ओसी कितना आया 7। तो हमसे पूछ रहा था ओडी, तो ओडी का मतलब 4 अनुपात सीडी का मतलब देखो ये 4 और यहां से यहां तक ये 7, तो 4 और 7 कितना 11, 4:11, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, एक त्रिभुज का आधार, सुनिएगा, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज। अच्छा एक चीज बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, बराबर दिया है क्या समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस, हम लिख देते हैं त्रिभुज का, इंटू हाइट त्रिभुज का। ठीक है, बराबर इसका तो होता है मेरे दोस्त बेस समानांतर चतुर्भुज का, इंटू क्या हाइट समानांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अच्छा अब देखो, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। तो यानी ये 5 है ना, तो ये कितना है आपका 1 है। तो देखो 1/2
गुने कितना, 1/2 गुने कितना, 1/2 गुने कितना, 1 अगुने क्या, एच त्रिभुज बराबर हो गया 5 अगुने क्या, एच समानांतर चतुर्भुज। हमसे कह रहा है समानांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का, तो समानांतर चतुर्भुज एच बटा एच त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 1 बटा कितना, 10, 1:10 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1:10, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बता दीजिए एक बार, क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। अर्जुन ने एक काम करना शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल में। यहाँ क्या है, अर्जुन ने काम करना शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया गया और दोनों को काट लीजिए। और भरत ने 9 दिनों में काम पूरा कर लिया। अगर अकेले अर्जुन 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत 6 दिनों में शेष काम को कर लिया होगा। तो अर्जुन अकेले कितने दिनों में, एक चीज देखिएगा क्या करा, अर्जुन ने काम करना शुरू किया, 2 दिन किया, तो देखो 2 दिन किया, अर्जुन का इफिशियंसी ए मान लेते हैं, यानी 2a प्लस। उसके बाद भरत जो है 9 दिनों, यानी बी मान लेते हैं भरत को, और इसकी इफिशियंसी 9 है, तो 2a प्लस क्या 9b बराबर होगा किसके मेरे दोस्त, अगर अकेले अर्जुन 3 दिन काम करता है यानी 3a प्लस कितना, तो ये 6 दिनों में ही समाप्त करता है 6b के। क्लियर है? तो यहां से अगर हम बात करें तो -a बराबर -3b होगा क्या, इधर जाएगा तो 3b हो जाएगा, तो a बटा b बराबर आप कहेंगे सब 3/1 हो जाएगा, यानी a का इफिशियंसी 3 और b का इफिशियंसी कितना 1। a का इफिशियंसी 3 और b का इफिशियंसी क्या 1। अगर a का इफिशियंसी 3 हो गया और b का इफिशियंसी 1 हो गया, तो सुनना टोटल वर्क जो होगा वह कितना होगा, तो 3 दूना कितना 6 और 9 इकाई 9, तो 6 व 9 कितना 15 कम टोटल वर्क हो गया। अब हमसे कहा गया कि अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो अर्जुन का इफिशियंसी कितना है 3 है। अर्जुन का इफिशियंसी कितना है मेरे दोस्त 3 है, अर्जुन का इफिशियंसी, तो 15 काम करने में अर्जुन को जो समय लगेगा 15 बटा कितना 3 बराबर कितना 5 दिन। इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा 5 दिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, सतीश ने एक उपन्यास को 6 दिन में पढ़ लिया। देखिए सतीश ने क्या किया, एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह इतना 1.3/4 घंटा 1.3/4 घंटों तक पढ़ता है, तो उपन्यास को पढ़ने में उसे कितने घंटे, तो 6 दिन लगाया। एक दिन में पढ़ता है 4 इकाई 4 और 3 7/4 घंटा। तो यहाँ से काट लीजिए 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो 21/2 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा 10 साढ़े 10 घंटा इज द राइट आंसर। 10.5 घंटा इस सवाल का परम सत्य उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंक 3, 5, 7 का उपयोग करके कितनी संभव 2 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। एक चीज देखना, अगर हमसे कह रहा है 5, 3 और 7, तो 2 अंक की संख्या बनानी है, तो आप कहेंगे ना कि मेरे दोस्त अगर हम बात करें तो 5, 3, इसमें आप 3 गो नंबर्स है तो 3 तरीके से डाल सकते हैं, और इसमें भी आप क्या पुनरावृत्ति जब कर सकते हैं तो आप भी 3 तरीके से डाल सकते हैं, यानी टोटल तरीका कितना हो जाएगा, तरीका कितना 9, यानी संख्याओं की संख्या जो होगी वह कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर इसमें जो आपने डाल दिया वो यहाँ नहीं डालना होता तो आप कहते सर 3 गुना कितना 2, 3 गुना 2 बराबर कितना 6 हो जाता। क्लियर है? यानी 3 गुना 3 इस सवाल का राइट आंसर अर्थात कितना 9 हो जाएगा। 3 अंक दिया हुआ है, इसमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, पुनरावृत्ति रिपीटेशन संभव है, तो आप कहेंगे इसमें 3 तरीके से और इसमें भी 3 तरीके से, अर्थात टोटल तरीका कितना 9। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल के। रहीम 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, जिसके कारण गंतव्य स्थान पर, देखो 15 मिनट देरी से चला है तो ठीक है 15 मिनट लेट हो गया। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी, तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, आपको पता है ना
दूरी बराबर होता है मेरे दोस्त चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल हो जाएगा 45 गुने 54 बटा चालों का अंतर। चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर अर्थात 9 अगुने समय का अंतर आप रखेंगे 15 मिनट का मतलब 1 बटा कितना 4। 15 मिनट का मतलब 1 बटा 4। 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ से काट लीजिएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 5 चौका 20, 50 25 और 2 27, 270 बटा 4, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 7 28, 67 कितना 5 किलोमीटर। इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, 3 पुरुष और 5 लड़के, देखो 3 मैन और 5 बॉय, कह रहा है किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। लियो भाई 15 दिन में कर दिया, कह रहा है जबकि 6 पुरुष 6 मेल और 7 बॉय उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो 3 पचे 15, तितरी का 9। अब देखो 5 तिया 15 और 6 18, यानी आपका आ गया 3 मैन बराबर 50 25 और 7 का 21, यानी 4 बॉय। कहने का मतलब हुआ कि 3 आदमी के बराबर जो काम करता है वही काम कितने 4 पुरुष 4 लड़के मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी, 4 लड़कों का काम 3 पुरुषों के कार्य के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। सुनना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे √3/4 इंटू ए त्रिभुज का स्क्वायर, ठीक है। ए का मतलब त्रिभुज बराबर है चतुर्भुज, ए चतुर्भुज का, यहां ऐसे करना, ए चतुर्भुज के एरिया के स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा एक बात कह रहा है कि उक्त त्रिभुज की भुजा और वर्ग के अनुपात क्या होंगे। एक चीज समझना, अगर हम बात करें ए त्रिभुज का स्क्वायर बटा ए चतुर्भुज का स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 4 बटा कितना √3। अगर हमसे पूछा गया ए त्रिभुज अब बटा ए क्वाड्रिलेटरल बराबर अंडर रूट आ जाएगा 4 बटा क्या √3। 4 का वर्गमूल तो आप 2 लिखेंगे और इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या 3। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे दोस्त। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज की भुजा, सुनिएगा त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा। तो त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 2 और क्यूबिक रूट क्या 4, तो 2 क्यूबिक रूट 4, 2 आ गया क्या, यहाँ आ गया 2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो कह रहा त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात क्षेत्र, अच्छा सॉरी, कह रहा वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, आधा है मेरे दोस्त, ध्यान समझना, वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, आधा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या 1 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल 2 होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या 1 होगा। यानी यहाँ आप कहेंगे इसके क्षेत्रफल का ये आधा होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो आधा तो होगा, तो आप कहेंगे यहाँ आधा से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। आधा से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या बोलिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा 8 हो गया तो 8 2√2 हो जाएगा ना। एक काम करो, ऐसे कर लो, रुक जाओ मेरे दोस्त, यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अगर बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे लिखेंगे √3/4 इंटू क्या भुजा का स्क्वायर बराबर, अब बटा कर देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए चतुर्भुज का स्क्वायर बराबर, कर वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 2 होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होगा, यानी 1 बटा कितना 2। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ये मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ 4 यहाँ आ गया तो इसको काट लेते हैं 2 बार में, ठीक है। तो सुनिएगा, अगर हम बात करें ए त्रिभुज का स्क्वायर बटा ए चतुर्भुज का स्क्वायर बराबर, अब देखो ये 2 चला जाएगा ऊपर, अब बटा कितना √3 आ जाएगा नीचे। तो अगर हम कहें कि ए डेल्टा अब बटा क्या ए चतुर्भुज बराबर
स्क्वायर रूट 2/√3 और 2/√3 का मतलब √2/3 यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी समझे होंगे मेरे दोस्त। बताइए क्या कैसा रहा आज का डिस्कशन, बिल्कुल बताइए। और फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।